नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो एक बेहद दिलचस्प स्वशासन व्यवस्था के बारे में, मुंडा शासन व्यवस्था। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपकी अदालत, आपकी सरकार, आपके नेता सब आपके पड़ोसी हों, जहां न्याय के लिए किसी दूर की राजधानी का मुंह ना ताकना पड़े, हर फैसला आपके अपने लोग, आपका अपना समुदाय मिलकर ले। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे मुंडा जनजाति सदियों से जीती आई है। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा भर नहीं है, बल्कि ये एक कमाल का वेल डिफाइंड सिस्टम है। एक ऐसा ढांचा जिसमें सरकार, अदालत और समाज चलाने के एकदम साफ सुथरे नियम हैं। तो चलिए आज इस अनोखे लोकतंत्र की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? सबसे बुनियादी स्तर से, गांव से। यहीं पर इस लोकतंत्र की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत हैं। हर मुंडा गांव की अपनी एक पंचायत होती है जिसे वो लोग कहते हैं हातू। अब ये जो हातू है ना, ये शासन की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यहीं पर समुदाय के रोजमर्रा के मामले, मतलब चाहे वो जमीन का छोटा मोटा झगड़ा हो या कोई और आपसी विवाद, सब आपसी सहमति से ही सुलझा लिए जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गांव का जो नेतृत्व है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। ये दो अहम किरदारों के बीच बटा हुआ है। एक तरफ है मुंडा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हेड हैं, मतलब प्रशासन और न्याय देखते हैं, और दूसरी तरफ है पाहन, जो गांव के पुजारी हैं और सारे धार्मिक मामलों को देखते हैं। ये दोनों मिलकर गांव में एक जबरदस्त बैलेंस बनाते हैं, जिससे समाज और आस्था दोनों की व्यवस्थाएं बिना किसी रुकावट के आराम से चलती रहें। ठीक है, तो गांव के मामले तो गांव में सुलझ गए, लेकिन तब क्या होगा जब कोई मामला गांव के लेवल पर सुलझ ही ना पाए, या फिर जब दो गांवों के बीच ही कोई विवाद खड़ा हो जाए? भाई, इसके लिए भी तो कोई सिस्टम होगा ना? बिल्कुल है, और यहीं पर आता है इस व्यवस्था का अगला स्तर। तो देखिए, कई गांवों को मिलाकर बनता है एक पढ़ा। आप इसे एक तरह का रीजनल फेडरेशन समझ सकते हैं, जिसमें अक्सर एक ही कुल, जिसे वो किली कहते हैं, उसके गांव शामिल होते हैं। और ये जो पढ़ा पंचायत है, ये गांव की पंचायत से ऊपर एक हायर कोर्ट की तरह काम करती है, जहां ज्यादा बड़े और पेचीदा मामले सुने जाते हैं। और इस पढ़ा के हेड कौन होते हैं? पढ़ा राजा। पर रुकिए, वो अकेले फैसला नहीं करते। अरे, उनके पास तो एक पूरा का पूरा मंत्रिमंडल होता है, बिल्कुल आज की किसी सरकार की तरह। सोच कर देखिए, ठाकुर उनके डिप्टी हैं, दीवान एक तरह से मंत्री या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, पांडे सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, दालोगा सभा में अनुशासन बनाए रखते हैं, और सबसे शानदार बात, लाल नाम का एक अधिकारी है जो दोनों पक्षों के लिए वकील की भूमिका निभाता है। मतलब एक पूरी तरह से डेवलप्ड जुडिशियल सिस्टम है ना? कमाल की बात। तो अब देखिए, न्याय का रास्ता कितना साफ और सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, कोई भी विवाद सबसे पहले हातू यानी गांव की पंचायत में सुना जाएगा। स्टेप 2, अगर वहां बात नहीं बनी तो केस अपील होकर पढ़ा पंचायत में जाएगा। और स्टेप 3, जो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा उलझे हुए मामले होते थे, उनके लिए एक आखिरी पड़ाव भी था, राज पंचायत, जिसके हेड महाराजा होते थे। ये एक प्रॉपर 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है, जो काफी हद तक आज की हमारी अदालती व्यवस्था की याद दिलाता है। तो ठीक है, एक सिस्टम है, न्याय का रास्ता भी है, लेकिन किसी भी असरदार शासन व्यवस्था के लिए सिर्फ न्याय करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके फैसलों को लागू करवाना भी उतना ही जरूरी होता है। और इसीलिए मुंडा व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सजा के भी बड़े खास प्रावधान थे। जैसा कि पड़ा राजा मंगल सिंह मुंडा खुद कहते हैं, और ये उनकी ही बात है, हमारी शासन व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। और कमाल की बात यह है कि आज भी उनका समुदाय इसी व्यवस्था को जी रहा है। इससे ये पता चलता है कि लोगों का अपनी जड़ों और अपनी परंपराओं में कितना गहरा विश्वास है। सजाओं के भी अलग अलग लेवल थे, जैसे छोटी मोटी गलतियों पर जुर्माना लग जाता था, लेकिन अगर कोई पंचायत का फैसला ना माने तो उसकी सजा थी हुक्का पानी बंद, मतलब पूरी तरह से सोशल बॉयकॉट। और सबसे संगीन अपराध, जैसे एक ही कुल के अंदर संबंध बनाना, जिसे जाति बोरा कहते थे, उसकी सजा तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सजा का नाम था मागो, जिसमें अपराधी को जिंदा दफना दिया जाता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामाजिक नियमों को लेकर यह व्यवस्था कितनी ज्यादा सख्त थी। सदियों तक ये व्यवस्था अपने हिसाब से अपनी गति से चलती रही, लेकिन फिर इतिहास में एक मोड़ आया औपनिवेशिक काल, जिसने इस प्राचीन सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है 1765 में, जब अंग्रेजों को टैक्स वसूलने का अधिकार मिला
तो उन्होंने आदिवासी जमीनों पर दखल देना शुरू कर दिया। जाहिर है इसका विरोध हुआ, कई बड़े विद्रोह हुए, जैसे कोल विद्रोह। जब अंग्रेज इन विद्रोहों को दबा नहीं पाए तो उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने कैप्टन थॉमस विल्किंसन को भेजा और उन्होंने 1837 में अपने मशहूर विल्किंसन रूल्स लागू कर दिए। अब इन नियमों ने एक अजीब काम किया। उन्होंने मुंडा व्यवस्था को मान्यता तो दी, लेकिन उसे अंदर से बदल भी दिया। सबसे बड़ा बदलाव आया जमीन के मालिकाना हक में। जहां पहले जमीन पूरे समुदाय की होती थी, वहीं अब व्यक्तिगत पट्टे या डीड्स दिए जाने लगे। और जो मुंडा और मानकी पहले अपने लोगों के नेता हुआ करते थे, अब वो औपनिवेशिक सरकार के एजेंट बन गए थे, जिनका मुख्य काम था टैक्स वसूलना। और इन नियमों का नतीजा क्या हुआ? बाहरी लोगों, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, उनकी जैसे बाढ़ आ गई। आप आंकड़ों से समझिए, सिर्फ 30 सालों के अंदर 1867 से 1897 के बीच उनकी आबादी 15,000 से भी ज्यादा बढ़ गई। सोचिए, इस एक बदलाव ने उस इलाके के पूरे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को कैसे बदल कर रख दिया होगा। लेकिन इतने बड़े बड़े बदलावों और इतनी चुनौतियों के बाद भी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि ये प्राचीन व्यवस्था आज भी जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी आप झारखंड के कई इलाकों में जाएंगे तो ये पंचायतें पूरी सक्रियता से काम करती मिलेंगी। और कमाल की बात देखिए, हमारी अपनी अदालतें भी विल्किंसन के नियमों को एक वैध रिवाज या कस्टम मानती हैं। और तो और 1996 के पेसा कानून ने तो इन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा भी दे दी है। ये इस सिस्टम की जबरदस्त ताकत और उसके लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में मुंडा व्यवस्था हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि लोकतंत्र का सिर्फ एक ही मॉडल नहीं होता, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या आज की हमारी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्याओं का हल कहीं ना कहीं समुदाय पर आधारित शासन के इन प्राचीन मॉडल्स में छिपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।